हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। श्रद्धा, जायसवाल, आलोक, डिम्पल, पल्लवी, पीयूष, प्राजक्ता, इकरा, खदीजा, श्रद्धा पाटिल, श्रेया, श्रेया वेरे, श्रेया पवार, स्वाति राजपूत, तनिषा, वसुंधरा, संजीवनी। ओके, आई एम क्लियर, ऑडिबल एंड विजिबल। सभी को दिखाई दे रहा है बोर्ड, मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, हम्म sir. चलिए, कल हमने क्या कहाँ तक पढ़ा था लास्ट? कल मैंने आपको बताया था, मेनिंजेस पढ़ाया था आपको, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन भी बताए थे आपको मैंने, और कॉरल प्लेक्सस के बारे में बात की थी। उसमें घर पे जब आपने पढ़ा होगा तो आपको कोई भी डाउट आया क्या? अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका जो कल सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने कल ही स्टार्ट कर दिया था। आज मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आज मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप में ब्रेन स्टार्ट करने वाला हूं बेटा, ठीक है। क्या स्टार्ट करने वाला हूं मैं? ब्रेन स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक। तो ब्रेन को हम लैटिन में बोलते हैं सेफेलॉन, यानी ब्रेन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स बनेंगे सब में सेफेलॉन लगा होगा। प्रोजेन सेफेलॉन, मीजन सेफेलॉन, फलाना सेफेलॉन, ढिकाना सेफेलॉन। तो सेफेलॉन मतलब, सेफेला मतलब हेड, ब्रेन, ओके। तो आज से हम ब्रेन पढ़ेंगे, इसके बाद ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। और इन दोनों को पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ लोगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। तो हम पहले ब्रेन की बात करते हैं। तो टोटल जो सीएनएस है आपके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अकेला ब्रेन उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 98% हिस्से को बनाता है, ठीक है। सीएनएस का 98% अकेला कौन फॉर्म करता है बेटा? ब्रेन करता है। मतलब जो रिमेनिंग 2% है वो स्पाइनल कॉर्ड से बनता है। सोचो स्पाइनल कॉर्ड कितने कम हिस्से को बना रहा है। मैक्सिमम पार्ट किससे बना हुआ है? आपका ब्रेन से बना हुआ है, ओके। हमारा जो ब्रेन है वो 6 साल की उम्र तक ग्रो करता रहता है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके यहाँ पर बोन्स कंप्लीट नहीं बनती, यहाँ पर गड्ढे से होते हैं, स्किन जैसा होता है ना, सॉफ्ट। क्यों श्रेया वेरे? यहाँ पर सॉफ्ट होता है ना, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो सिर में, हाँ सर। उसको हम हाँ बोलते सर। हैं फॉन्टेली। मुझे भी बेटा हुआ है, उसके यहाँ भी सॉफ्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर बोन्स का बनना चालू है, बोन कंप्लीट बना नहीं है, उनको हम बोलते हैं फॉन्टेली। शायद इसलिए नहीं बना होता है क्योंकि ब्रेन को थोड़ा और डेवलपमेंट करना चालू है। अगर बोन बन जाता तो ब्रेन के बढ़ने को थोड़ा साइज नहीं मिलता, इसलिए वहां पर बोन अपसेंट थे। उन जहां पर बोन अपसेंट थे ना स्कल के अंदर, उसको हम बोलते हैं फॉन्टेली, ठीक है। तो 6 साल की एज तक आपका जो ब्रेन है वो कंप्लीट ग्रो कर जाता है, ओके। और आप स्पाइनल कॉर्ड की बात करोगे तो स्पाइनल कॉर्ड 5 साल की उम्र तक कंप्लीटली ग्रो कर जाता है। अगर आप ब्रेन को बाहर से देखोगे तो कैसा कलर का दिखेगा अब आपको? ग्रे कलर का। तो मैं यही कह रहा हूं यहां पर, ब्रेन एक्सटर्नली मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, जबकि ब्रेन अंदर से कैसे बना होता है? व्हाइट मैटर से। मैं अपने हैंड्स का एग्जांपल यहां पर देने की कोशिश करता हूं। ये हमारा ब्रेन है, देखो अंदर एक कैविटी है। तो ब्रेन बाहर से कैसा दिखेगा आपको? ग्रे कलर का। जब आप इसको चाकू से काट दोगे तो अंदर व्हाइट है, बाहर ग्रे, ऐसा मान के चलो। ब्रेन बाहर से कैसा दिखाई देगा आपको? ग्रे कलर का दिखाई देगा, इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। और अंदर से कैसा दिखाई देगा? व्हाइट कलर का, उसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। यानी ब्रेन एक्सटर्नली मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड इंटरनली मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। जबकि आप स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे तो स्पाइनल कॉर्ड में बाहर की तरफ व्हाइट मैटर होता है और अंदर की तरफ ग्रे मैटर होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में दोनों अपोजिट होते हैं, ओके। अब ये तो आपको पता ही है, जब मैंने आपको न्यूरॉन्स बताए थे। ग्रे मैटर मतलब न्यूरॉन्स का साइटोन वाला हिस्सा होता है। व्हाइट मैटर मतलब वहां पर माइलिन शीथ वाले एक्सॉन होते हैं। तो सोचो माइलिन शीथ वाले एक्सॉन मिलके हजारों लाखों मिलके क्या बना देंगे? व्हाइट मैटर। और न्यूरॉन का जो साइटोन वाला पार्ट है हजारों लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर वो क्या बना देंगे?
ग्रे मैटर। समझे? ठीक है, अब मैं यहाँ पर ब्रेन को क्लासिफाइड करता हूं। पहले मुझे ये और बताओ बेटा, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो ब्लर तो नहीं है कल की तरह? नो सर। पक्का? सुमित, श्रद्धा पाटिल, ब्लर तो नहीं है बेटा? नहीं सर। पक्का? ठीक है, देखो मैं यहाँ पे क्लासिफाइड कर रहा हूँ आपके ब्रेन को, यानी ब्रेन को पहले मैं क्लासिफाइड करूंगा और आज ही ब्रेन को मैं काट के दिखाऊंगा, हम ओपन करके पढ़ेंगे कि ब्रेन एक्चुअली क्या है, कैसा है। एक एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ब्रेन के मैंने 3 पार्ट कर दिए। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हिंड ब्रेन। ये बेटा इंग्लिश में नाम है, जो आप कॉमनली इंग्लिश पढ़ते हो ना आजकल बुक्स के अंदर, वो है ये। लेकिन मेडिकल नाम क्या हो जाएंगे? फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मीजेंसेफेलॉन, और हिंड ब्रेन को हम बोलते हैं रोम्बेंसेफेलॉन। यानी आपके ब्रेन के 3 पार्ट कर दिए, प्रोजेंसेफेलॉन यानी फोर ब्रेन, मीजेंसेफेलॉन यानी मिड ब्रेन, और लास्ट है आपका रोम्बेंसेफेलॉन मतलब हिंड ब्रेन। आपके ब्रेन के मैंने 3 हिस्से कर दिए। ठीक, अब जो आपका प्रोजेंसेफेलॉन है, फोर ब्रेन है, उसके भी कितने पार्ट हैं बेटा? 3 पार्ट हैं। एनसीईआरटी सिर्फ 2 पार्ट की बात कर रहा है, वो ऑल फैक्टरी लोब को लिखना भूल गया, पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता है। मैं बताता हूं, फोर ब्रेन के आपके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है टीलेंसेफेलॉन, या इसी को बोलते हैं सेरिब्रम, शब्दों को ध्यान से सुनना। दूसरा पार्ट होता है डाइनसेफेलॉन, और तीसरा होता है राइनेंसेफेलॉन, या इसी को हम बोलते हैं बेटा ऑल फैक्टरी लोब। इन तीनों को मिला के 1 2 3 को मिला के हम बोलते हैं फोर ब्रेन। यानी फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, डाइनसेफेलॉन एंड ऑल फैक्टरी लोब। दूसरा होता है हमारा मिड ब्रेन या मीजेंसेफेलॉन, इसके मैं 2 पार्ट कर रहा हूं। एनसीईआरटी में सिर्फ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया का नाम लिखा है, बट मैं बता रहा हूं कि 2 पार्ट है इसके, हम पढ़ेंगे जब इसको कट करके देखेंगे। एक है क्रूरा सेरिब्राई और दूसरा है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। ये क्रूरा सेरिब्राई एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया ये मिड ब्रेन के पार्ट हैं बेटा। ओके, तीसरा आपका ब्रेन का पार्ट था हिंड ब्रेन या रोम्बेंसेफेलॉन, इसके 3 पार्ट थे। सेरिबेलम, देखो ये सेरिब्रम था, ये क्या था बेटा? सेरिब्रम। हिंड ब्रेन में पहला पार्ट क्या? सेरिबेलम। दूसरा क्या है? पोन्स वेरोलाई, और तीसरा है हमारा मेडुला ऑब्लागेटा। यानी फोर ब्रेन के भी टोटल 3 पार्ट है, मिड ब्रेन के भी 3 पार्ट है, सॉरी हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट है। मिड ब्रेन में आपको मेन ये पार्ट है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया ब्रेन का क्लासिफिकेशन। अब सर आप सर बोलो मुझे, ये क्लासिफिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम जा रहा है क्या? टेल मी। सर हाँ, हाँ, वो फोर ब्रेन के पार्ट अलग दिए पर एनसीईआरटी में। अरे उसने क्या दिया है, एनसीईआरटी वाले ने क्या लिखा है? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, यही लिखा है कि नहीं हाँ लिखा है? तो बेटा हाँ डायनसेफेलॉन के पार्ट, अभी जब काटूंगा ना ब्रेन को तो आप सब समझ जाओगे कि एनसीईआरटी वाला आपसे क्या कहना चाहता है, और आप उसकी बात को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, यस सर। बताऊंगा, मत टेंशन लो। आपको कभी ऐसा संदेह नहीं होना चाहिए, वो बोलते ना बाजीराव की नजर, नहीं बाज की नजर बाजीराव की, क्या था वो, उस पर संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे डायलॉग याद नहीं आ रहा है। तुम कभी मत सोचो कि एनसीईआरटी में जो लिखा है मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं एनसीईआरटी के हर एक वर्ड का पोस्टमार्टम कर दूंगा। ठीक, चलो, तो अब हम इन तीनों में से एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं बेटा फोर ब्रेन। क्या पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपको? फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के तो 3 पार्ट है बेटा, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन और ऑल फैक्टरी लोब। तो आज मैं सबसे पहले फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट पढ़ाने वाला हूं बेटा? बोलो। सेरिब्रम। सेरिब्रम, ठीक है। अब देखो जरा, पहले मैं आपको ये डायग्राम और दिखा दूं ब्रेन का, जिससे आपको और पिक्चर क्लियर हो जाए। देखो, ये सेरिब्रम है, ये डायनसेफेलॉन है, ये जो दिख रहा है आपको ये डिब्बा जैसा, ये डायनसेफेलॉन है। एनसीईआरटी जो साइड की दीवार है ना बेटा, ये दीवार, ये इसको बोलता है वो थैलेमस, नीचे वाली को बोलता है वो हाइपोथैलेमस। ऐसे लिखा है एनसीईआरटी ने। और इन सबसे जो बॉक्स बना उसको नाम मैंने, भार्गव सर ने क्या दे दिया? डायनसेफेलॉन
डायनसेफेलॉन। तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? डायनसेफेलॉन को ही एनसीईआरटी वाले ने क्या बोल दिया, डायनसेफेलॉन की जो साइड की दीवार है उसको थैलेमस बोल दिया, उसका जो फ्लोर है बेसल पार्ट है उसको नाम दे दिया क्या, हाइपोथैलेमस, और उसके साइड में थे ऑल फैक्टरी लोब। ओके चलिए चलो वापस आ जाओ। तो ये आपका सेरिब्रम है, ठीक। अब अब मेरे पास एक नोटबुक लाना कहीं से, नोटबुक अंदर से मैं आपको दिखाता हूं सेरिब्रम के अंदर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर कैसे थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर से अभी बताने की पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है। मैंने बुक्स को मंगवाया है आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए, लेकिन जो आपका पढ़ा हुआ है उसको एक बार देख लो जरा, जो आप पढ़ चुके हो उसको याद दिला रहा हूं। सेरिब्रम के अंदर दो कैविटी थी कि नहीं थी बेटा, V1 और V2, याद आया क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको। सेरिब्रम के अंदर दो वेंट्रिकल थे, कौन कौन से थे, V1 एंड V2, जिसको हम बोलते हैं पैरासील। इसके अलावा सेरिब्रम में दो कॉर्ड प्लेक्सस भी थे, देखो ये एक ये था और एक इधर से था, इनको हम बोलते थे लैटरल कॉर्ड प्लेक्सस, ठीक है। और यही कॉर्ड प्लेक्सस क्या काम करते हैं, CSF का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दो चीजें आपकी पढ़ी हुई है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि मैं कॉर्ड प्लेक्सस और वेंट्रिकल पढ़ा चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो मेरा एक रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। श्रेया पवार, ये आपका पढ़ा हुआ है कि नहीं, श्रेया पवार है कि नहीं आज? चलो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो बेटा, आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको ऐसा साइड से डायग्राम दिखेगा। वो जो एनसीईआरटी में डायग्राम है ना, ये पूरा जो फोल्डेड फोल्डेड दिखता है वो आपका क्या है, सेरिब्रम है, ठीक है। तो सेरिब्रम ऐसे दिखाया, लेकिन अगर मैं सेरिब्रम को सामने से दिखाऊंगा तो दो हिस्से नहीं दिखेंगे आपको, एक और दो, बोलो जरा मुझे। तो आपका जो सेरिब्रम है, हमारा जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है। एक ये हो जाएगा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दोनों को मिला के आप क्या बोलते हो, सेरिब्रम। तो एक V1 कैविटी इसमें होगी बेटा और एक V2 कैविटी इसमें होगी। एक कॉर्ड प्लेक्सस अगर इसमें है तो दूसरा कॉर्ड प्लेक्सस किसमें होगा बेटा, इसमें होगा। आप डायग्राम को समझ पा रहे हो इस नोट से? तो सेरिब्रम के अंदर यानी सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब आप देखो इसमें दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, ये दोनों को ऊपर से दरार नहीं, खांच, देखो सल्कस, ये ग्रूव फिशर है कि नहीं, ये इसको, ये जो दरार आपको दिख रही है, ये जो वर्टिकल आपको गैप दिख रहा है ना, ये दरार, ये सल्कस या फिशर सेरिब्रम को दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा? देखो ये खांच कर रही है कि नहीं कर रही है, बोलो। कर रही है। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिशर, फिशर या लॉन्गिट्यूडनल सल्कस। तो वही मैं कह रहा हूं, सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर थ्रू ए लॉन्गिट्यूडनल फिशर और सल्कस, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर अपने निचले हिस्से में व्हाइट न्यूरॉन के एक बैंड से जुड़े होते हैं, उस बैंड को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कॉर्पस कैलोजम। ये जो पट्टी है जो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कर रही है ना, ये पट्टी, इसको हम बोलते हैं, ये नर्व ट्रैक्ट है जो कि व्हाइट मैटर का बना होता है, व्हाइट न्यूरॉन का बना होता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। और ये कॉर्पस कैलोजम दुनिया में सिर्फ मैमल्स में रहता है और किसी को नहीं होता है, ना बर्ड्स में होता है, ना रेप्टाइल्स में होता है, ना एम्फीबियंस में होता है, और ना ही फिश के अंदर होता है। तो कितने सारे क्वेश्चन बने यहाँ पर, यानी कॉर्पस कैलोजम ब्रेन के सेरिब्रम के दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को उसके निचले हिस्से में जोड़ने का काम करता है। ओके, और ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, मैमल्स के अंदर। ओके चलिए चलिए, आई होप ये छोटा सा मेरा एग्जाम्पल आपको समझने में हेल्प कर रहा होगा। तो हम लोगों में सेरिब्रम में कितने टुकड़े हैं, एक यहां से गया होगा बेटा पीछे तक, देखो ये यहां से राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये यहां से पीछे तक गया होगा।
इधर वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड है किससे, कॉर्पस कैलोजम से, ऐसे रहते हैं ये। और जो ऊपर से आपको दरार दिख रहा है देखो ग्रूव, ये गड्ढा जैसा, ये इनको दो भागों में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो ये आप समझ गए। और दोनों के अंदर एक एक वेंट्रिकल होता है जिनको हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल या पैरासील, और दोनों में एक एक कॉर्ड प्लेक्सस भी होता है। तो टोटल सेरिब्रम में दो वेंट्रिकल हो जाएंगे, दो कॉर्ड प्लेक्सस हो जाएंगे। इनके कॉर्ड प्लेक्सस को हम बोलते हैं लेटरल कॉर्ड प्लेक्सस, जो सीएसएफ का फॉर्मेशन करते हैं। और जो आपका सेरिब्रम है उसके नीचे एक छेद होता है, उसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मॉनरो। मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं बार बार फोकस नहीं करूंगा। ये फोरामेन ऑफ मॉनरो से सेरिब्रम के अंदर का सीएसएफ कहां पे आ जाएगा बेटा, डायंसेफेलॉन के अंदर आ जाएगा, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ओके, चलो अब जरा आगे चले। ये डायग्राम देखो जरा, अब ये डायग्राम सबको बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ये टेढ़ा क्यों हो गया, रुको एक मिनट रुको जरा। सर डाइसेफ्लॉन मतलब थैलेमस ना? हाँ, थैलेमस और हाइपोथैलेमस डायंसेफेलॉन के पार्ट्स हैं। एक मिनट रुको जरा, मैं इसको सही कर दूं। सर ये क्यों नहीं हो रहा, यहीं पे टैप करूं? ओके, चलो इतने इसलिए पर फोकस करो आप, क्योंकि मुझे यही आपको बताना है। चलो क्लियर है, दिख रहा है सबको? अब पता है मैंने क्या किया है, देखो ये आपका सेरिब्रम है, इधर क्या है, ये सेरिब्रम है, ये डायंसेफेलॉन है, ये ऑल्फैक्टरी लोब है, ये मिड ब्रेन है, ये हिंड ब्रेन है। तो सेरिब्रम में पढ़ा रहा हूं आपको ये वाला। तो ये बाहर से किससे बना होता है बेटा, ग्रे मैटर से बना होता है। देखो ये मैंने पहले ही बोल दिया, ब्रेन एक्सटर्नली मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। हालांकि मैंने येलो कलर बनाया क्योंकि ग्रे कलर यहाँ पे क्लियर विजिबल नहीं था। तो ब्रेन का एक पीस है, ये सेरिब्रम का एक टुकड़ा काट लिया मैंने, छोटा सा पीस काट लिया। तो देखो ये पीस है। तो सेरिब्रम का जो आउटर पार्ट है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और ये किस चीज का बना होता है, ग्रे मैटर का बना होता है। और सेरिब्रम का जो अंदर वाला पार्ट है जिसको मेडुला बोलते हैं, वो व्हाइट मैटर का बना होता है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेडुला। ठीक है, तो सेरिब्रम का जो कॉर्टेक्स है, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, वो ग्रेस कलर का होता है क्योंकि ये ग्रे मैटर का बना होता है। मतलब इस वाले हिस्से में न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा लाई कर रहा होगा, साइटोन वाला पार्ट लाई करेगा कि नहीं करेगा? साइटोन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। और जो आपके सेरिब्रम का व्हाइट मैटर है, यहाँ पर न्यूरॉन्स का जो एक्सोन वाला पार्ट है ना, वो वाला पार्ट होगा, यानी नर्व ट्रैक्ट होंगे। और कौन से वाले, जिन पर माइलिन शीथ है। तो एक सफेद एक्सोन, दूसरा व्हाइट एक्सोन, तीसरा व्हाइट एक्सोन, जिससे आपको ये व्हाइट अपीयरेंस दे रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है और ग्रे मैटर कहलाता है, जबकि इनर पार्ट मेडुला है और ये व्हाइट मैटर कहलाता है। ठीक है, यानी मैं आपको हिस्टोलॉजी ऑफ सेरिब्रम पढ़ा रहा हूं, सेरिब्रम के पीस को काट के दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब देखो जरा, जो इसका ग्रे मैटर है वो ऐसे ऐसे फोल्ड बनाता है, देखो ये बनाता है फोल्ड। अब जो फोल्ड है ऐसे फोल्ड बनाता है, देखो ये फोल्ड, ये फोल्ड है, ये गड्ढा है, ये फोल्ड है, ये गड्ढा है। तो जो फोल्ड है, जो प्रोजेक्शन है ग्रे मैटर का, उसको बोलते हैं गायरस या गायरी। और जो डिप्रेशन है, गड्ढा है, उसको बोलते हैं सल्काई या सल्कस। कहने का मतलब यह है कि जिस स्थान पर गायरस है वहां पर ग्रे मैटर एक्स्ट्रा नहीं हो गया। देखो इतना ग्रे मैटर तो पूरे में कॉमनली है, यूनिफॉर्मली है, लेकिन यहाँ पर इतना ग्रे मैटर एक्स्ट्रा है, यहाँ पर इतना ग्रे मैटर एक्स्ट्रा है, यहाँ पर इतना ग्रे मैटर एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा ग्रे मैटर है, मतलब वहां पर न्यूरॉन्स का नंबर ज्यादा होगा या कम होगा आलोक? ज्यादा। ज्यादा होगा।
तो ग्रे मैटर ज्यादा होगा तो न्यूरॉन्स का नंबर ज्यादा होगा और वहां पर उस हिस्से में एफिशिएंसी ज्यादा होगी। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जो गायरी है वो हमारे अंदर इंटेलिजेंसी का साइन है। कई लोग दावा करते हैं कि आइंस्टीन में आधा गायरस ज्यादा था, तो उनका ब्रेन कितना ज्यादा एफिशिएंट था। सोचो अगर ग्रे मैटर बढ़ जाएगा तो आपके ब्रेन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है ये फोल्ड बने क्यों। आपकी जो क्रेनियल कैविटी है, जो बोन से बना बॉक्स है ना, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम या क्रेनियल कैविटी या बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। ये जो बोन्स है ना, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड, स्फिनॉइड, इन बोन से बना एक बॉक्स है। उस बॉक्स का वॉल्यूम होता है 1450 सीसी, 1450 सीसी, जबकि अकेले सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एरिया कितना होता है 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है कि जो आपका क्रेनियल कैविटी है उसका वॉल्यूम कम है और ब्रेन का एरिया ज्यादा है। जब आप कम जगह में ज्यादा चीज रखोगे तो उसमें फोल्ड नहीं बन जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं ये इतना लंबा वायर है, इस वायर को आप कम जगह में रख दो तो आप ऐसे ऐसे करके रख दो, देखो ये, बोलो इसमें अगर रखना है तो कितना बड़ा वायर इतनी जगह में आ गया कि नहीं आ गया बेटा। आपको फोल्डेड करना पड़ा तो इतना बड़ा वायर रख दिया आपने। गॉट इट। तो आपके ब्रेन का एरिया ज्यादा था और जो क्रेनियल कैविटी है उसका वॉल्यूम कम था, जिससे आपका ब्रेन या सेरिब्रम कैसा हो गया, सेरिब्रम बिकम फोल्डेड। ये फोल्ड इसलिए बन गए, तो फोल्ड्स के जो इसके प्रोजेक्शन या फोल्ड उसको बोल दिया गायरस और जो डिप्रेशन उसको मैंने बोल दिया सल्काई। ओके, तो ये हो गया ग्रे मैटर। अब न्यूरॉन का मेन पार्ट क्या होता है, साइटोन। तो आप खुद ही सोचो ब्रेन का जो ग्रे मैटर है वो मेन पार्ट होगा या व्हाइट मैटर मेन पार्ट होगा, आप मुझे बोलो सोचकर जरा। ग्रे मैटर, न्यूरॉन का साइटोन वाला पार्ट मेन पार्ट होता है, तो साइटोन से ही तो क्या बना है आपका ग्रे मैटर। तो जितने भी आपके ब्रेन में सेंटर्स हैं वो ब्रेन के ग्रे मैटर में होना चाहिए, व्हाइट मैटर में बेटा वो जरूर ही ग्रे मैटर में होना चाहिए। और इसी ग्रे मैटर को किस नाम से लिख देते हैं, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एनसीईआरटी में लिखा है ना कई जगह सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यही तो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर वाला। ठीक है, अब देखो जरा, ये ग्रे मैटर ये व्हाइट मैटर, लेकिन आप देखोगे कुछ एक जगह पर ग्रे मैटर एक्सटेंड होके किस में आ गया, व्हाइट मैटर में। ये जो पीले कलर का मैंने यहां पे क्या बनाया ग्रे मैटर, तो व्हाइट कलर में ये आपको येलोइश स्पॉट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो येलो स्पॉट किसका पार्ट है, ग्रे मैटर का, बट वो दिख कहां पर है आपको, उनकी लोकेशन क्या है, व्हाइट मैटर। तो इस पॉइंट को मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, कुछ एक जगह पर ग्रे मैटर प्रोजेक्ट होके एक्सटेंड होके कहां पे आ जाता है, व्हाइट मैटर में, और व्हाइट मैटर में उस जगह फिर ग्रे कलर के स्पॉट दिखते हैं। इनको हम बोलते हैं बेसल गैंग्लियन या बेसल न्यूक्लियस। दोनों में से सही जवाब होगा बेसल न्यूक्लियस, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम गैंग्लियन और न्यूक्लियस को एक ही बोलते हैं। लेकिन सीएनएस के अंदर करेक्ट नाम होता है न्यूक्लियस और सीएनएस के बाहर उसी चीज को हम बोलते हैं गैंग्लियन। तो ये मैं आपको ब्रेन पढ़ा रहा हूं मतलब सीएनएस, तो बेसल न्यूक्लियस ज्यादा अच्छा आंसर हो सकता है। तो बेसल न्यूक्लियस क्या है बेटा, ग्रे मैटर है, लेकिन होंगे कहां पर, वो व्हाइट मैटर में। तो कुल मिलाकर सेरिब्रम के बेसिक रीजन में है, बेस की तरफ है। ठीक है, और साइटोन का गुच्छा है तो मैंने बोल दिया बेसल न्यूक्लियस या बेसल गैंग्लियन, क्योंकि बेस की तरफ है और कुछ साइटोन का गुच्छा है। तो क्लस्टर ऑफ सम साइटोन क्या कहलाता था बेटा, गैंग्लियन। तो समझ गए बेसल गैंग्लियन क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ग्रे मैटर इनटू व्हाइट मैटर। ये क्या काम करता है, आप ऐसे सोचो ये क्या काम करता है। ये मेरे कौन से मसल्स हैं बेटा, ये पीयूष, श्रेया, ये कौन से मसल्स हैं, वॉलंटरी के इनवॉलंटरी, वॉलंटरी। हाँ, अब देखो मैं सोचकर इसका मूवमेंट कर रहा हूं, मैंने यहां से सोचा कि मैंने हाथ को मोड़ना है, तो ये वॉलंटरी मसल्स की वॉलंटरी मूवमेंट है कि इनवॉलंटरी, वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मसल्स की वॉलंटरी मूवमेंट। मैं सोच समझ के हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा हूं, देखो मेरा माने मैं कर रहा हूं, लो रोक के दिखा दो। तो वॉलंटरी मसल्स की वॉलंटरी मूवमेंट तो आपके सेरिब्रम के फ्रंटल लोब से होता है, बताऊंगा अभी। लेकिन कईयों बार आप जब चलते समय हाथों को हिलाते हो, आप हाथ जानबूझ के हिला सकते हो नो डाउट,
लेकिन चलते समय आपके हाथ हिलते हैं और आपको पता रहता है कि हाथ हिल रहे हैं? बोलो जरा मुझे। नहीं। तो वो जो मोमेंट है चलते समय हाथों का हिलना, वो मोमेंट कैसी है? वॉलेंट्री के इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री। लेकिन मसल्स कौन से हैं? वॉलेंट्री। हाँ, तो उसको यही कंट्रोल करता है बेटा। इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल इज कंट्रोल्ड बाय बेसल न्यूक्लियस या बेसल गैंग्लियन, या आप इसको बोल सकते हो सब कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। जैसे आप कई बार देखते हो क्लास में बैठे बैठे आप ऐसे ऐसे करते रहते हो, आप जानबूझ के ऐसे तबला बजा सकते हो पर आपको कई बार पता ही नहीं होता, आप ऐसे ऐसे करते रहते हो और आप मुझे देखते हो तो रुक जाते हो। पेन को ऐसे ऐसे हिलाना, दांतों को ठोकना, पैर को ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते ना कई लोग ऐसे ऐसे। तो ये मसल्स कैसी है? वॉलेंट्री। लेकिन जब आप लेक्चर सुनते समय ऐसे ऐसे करते हो, आपको पता रहता है क्या? बोलो। नहीं पता नहीं रहता। सर। आप जानबूझ के ऐसे कर सकते हो, लो मैंने ये कर दिया, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। जब आपको नहीं पता और आप ऐसे कर रहे हो तो वो उस समय क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल, इट इज कंट्रोल्ड बाय बेसल न्यूक्लियस या गैंग्लियन। ओके। अगर आप कॉर्टेक्स की बात करोगे तो मैं इसको ऐसे बताता हूं, हमारा जो कॉर्टेक्स है मेन पार्ट तो इसी का मेन जो रोल है वो कॉर्टेक्स का होने वाला है। मेरा मेडुला तो ट्रैक्ट बनाता है, ये कॉर्टेक्स की पूरी कहानी है, क्योंकि यहाँ पर ग्रे मैटर है और यहाँ पर साइटोन वाला पार्ट है। तो सबसे पहले जो कॉर्टेक्स है वो प्रिमिटिव टाइप का किस्म होता है, फिश में और एम्फीबिया में बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है। इसलिए आप मछली को पाल सकते हैं क्या? नहीं। आप फ्रॉक को पाल सकते हो क्या? नहीं। आप उनको कितना भी दाना खिलाओ, मछली कभी आपके हाथ में आएगी क्या? नहीं। जो लोग डॉल्फिन की बात करेंगे तो डॉल्फिन मछली नहीं होता बेटा, मैमल्स होता है। क्या लोग बोलते हैं ना डॉल्फिन को हम किस कर सकते हैं, उसके ऊपर सहला सकते हैं, तो डॉल्फिन मछली है क्या? क्यों आलोक? नहीं सर। वेल है, वो तो हमारा भाई है। वी आर ऑल मैमल्स। मैं बात कर रहा हूं मछली को आप कितना भी दाना खिलाना, क्या आप उसको उसका विश्वास जीत सकते हो? बोलो जरा। वो तुम पे भरोसा करेगी क्या? नहीं सर। प्राजक्ता मेढक को तुम रोज कीड़े खिलाओ और उस पर तुम ऐसे हाथ फेर सकते हो मेरे प्यारे बीडुक? नहीं सर। क्यों? पता है उसमें दिमाग ही नहीं है, वो यही नहीं समझ पा रहा कि प्राजक्ता ही मुझे खाना दे रही है। तो ध्यान रखना, फिश और एम्फीबिया में कॉर्टेक्स जब ये बना था तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का था, जो सिर्फ सूंघने से कुछ छोटे छोटे कामों से संबंधित था। लेकिन जो कॉर्टेक्स का नया रूप आया, जो नियो कॉर्टेक्स आया, वो सबसे पहले रेप्टाइल्स में बनना स्टार्ट हुआ और उनमें बनते बनते डेवलप होता गया तो बर्ड्स में और अच्छा बन गया, और बर्ड से भी अच्छा किस में बन गया? मैमल्स में। और मैमल्स में भी सबसे अच्छा किस में बन गया? मानुष में, इंसान में। इसलिए हमारा दिमाग कितना तेज है। तो अगर आप देखोगे तो ह्यूमन का जो कॉर्टेक्स है उसमें पता है आपको 6 लेयर होते हैं बेटा। मैं ऐसे बना रहा हूं 1 2 3 4 5 6। जो ह्यूमन सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो 6 लेयर्ड है बेटा। कितने लेयर? 6 लेयर्ड है। ओके। और इसको हम बोलते हैं नियो कॉर्टेक्स। नियो कॉर्टेक्स यानी ड्यूरिंग एवोल्यूशन अगर ग्रे मैटर का विकास हुआ है, बड़ा है, तो किसमें बड़ा है? इंसान में सबसे ज्यादा बड़ा है। तो हमसे ज्यादा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट दुनिया में कोई और है क्या? नहीं। तो देखो फिश एम्फीबिया में ये था ही नहीं, ये बहुत कम था, तो उसको आप समझा सकते हो क्या? कोचिंग दे सकते हो मछली को, मेढक को समझा सकते हो कि तू शाम को टर टर मत किया कर, मेरी नींद खराब होती है। क्यों डिंपल, समझा सकती हो? नो सर। उसको समझ में ही नहीं आएगा। सांपों को पाल सकते हो तुम बहुत अच्छे से, थोड़ा बहुत समझता है वो, पर बहुत भरोसेमंद हो सकता है वो आपका कभी रेप्टाइल्स? नहीं। मतलब भरोसा कर भी सकते हो, क्रोकोडाइल पे नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि उनका कॉर्टेक्स नया बनना स्टार्ट हुआ था लेकिन बहुत डेवलप नहीं हुआ है। तो क्रोकोडाइल आपको भरोसा कर भी सकते हो बट वो आपको कभी खा भी सकता है। सांप, एनाकोंडा, पाइथन, आपके साथ एक बीच में देखा था अपने ऑनर के बच्चे को खाने की कोशिश की थी उन्होंने। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं है। तो डेवलप होना चालू था। हाँ, आप बर्ड्स को पाल सकते हो, तोता को पाल सकते हो, कबूतर को पाल सकते हो, और वो आपकी बातों को समझना स्टार्ट कर देता है।
मैमल्स को भी पाल सकते हो, आप शेर को पाल सकते हो, गाय भैंस बकरी को पाल सकते हो। आवाज लगाओगे गाय दौड़ी चली आएगी, बकरी दौड़ी हुई चली आएगी। चूहा भी पालते हैं लोग, रैबिट पालते हैं, क्योंकि वो सब मैमल्स हैं, वो समझते हैं। लायन को भी पाल सकते हो आप। तो कौन हमारी बातों को समझेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा किसका भेजा कैसा है। तो मछलियों को समझाने में अपना भेजा फ्राई मत करना बेटा, उनको नहीं समझ में आएगा। नहीं तो रोज चिल्लाना मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। वो समझेगी कभी आपकी ये पोएम? लेकिन आप जानवर का नाम रख दोगे, मेरे कुत्ते का नाम था टॉमी, तो मैं चिल्लाता था टॉमी, और टॉमी कहीं भी वो दौड़ के मेरे पास आता था, क्योंकि वो मेरी आवाज को पहचानता है। तो मछली को रोज दाने खिलाना, फ्रॉक को रोज कीड़े खिलाना, उसको बोलना मेरा प्यारा वीडुक आएगा तुम्हारे पास। लेकिन मेरा कुत्ता, मेरा शेर, मेरी गाय, बफलो, रैबिट, चूहा, आप आवाज लगाओगे दौड़े चले आएंगे, क्योंकि वो आपको जानते हैं, उनका दिमाग डेवलप्ड है, इसलिए हम उनका डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन अगर सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो किसका हुआ है? ह्यूमन के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स का हुआ है, इसलिए आज हम दुनिया के सर्वशक्तिमान हैं। चलिए, अच्छा, ब्रेन की अंदर से लाइनिंग कौन करता है? एपेंडाइमल सेल। चाहे ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, अंदर से जो लाइनिंग करने का काम होता है वो कौन करता है? एपेंडाइमल सेल करते हैं। ओके, तो आपने क्या क्या पढ़ा? सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर हैं, लंबे वाले ग्रुप ने अलग कर दिए थे, CH1 और CH2, दोनों में एक एक वेंट्रिकल है, दोनों में एक एक कॉरल प्लेक्सिस है, और दोनों डायनसेफ्लॉन में खुले रहते हैं फोरामेन ऑफ मॉनरो द्वारा। अगर आप हिस्टोलॉजी पढ़ोगे तो बाहर ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ये सब क्या, ये भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या होता है, आपका जो सेरिब्रम है उसका जो ग्रे मैटर है, जिसको मैं बोलूंगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब ये वाला हिस्सा, इसके मैं पार्ट कर रहा हूं। तो आपके सेरिब्रम में 4 लोब होते हैं। उन लोब के नाम कैसे रखना है? जिस बोन के नीचे ये हड्डियां है ना, जिस नाम की बोन के नीचे सेरिब्रम का जो हिस्सा पड़ जाए उसका वही नाम रख देना, क्योंकि ये जो हड्डियों का बना बॉक्स है इसके अंदर ही तो आपका भेजा रखा हुआ है ना, सेरिब्रम, पूरा ब्रेन और सेरिब्रम रखा है कि नहीं रखा है? और सेरिब्रम अकेला पड़ता है पूरे ब्रेन का 70% से ज्यादा हिस्सा बनाता है बेटा, मोर देन 70% से ज्यादा, याद रखना। एनसीईआरटी में फोटो देखो, जो ऐसा कॉइल्ड वाला पार्ट है ना, पूरा यहां से यहां तक बना हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, वो क्या है? आपका सेरिब्रम है। ठीक है, पूरे ब्रेन का 70% से ज्यादा अकेला पार्ट किसने बनाया? सेरिब्रम ने बनाया। ओके, तो सेरिब्रम की मैं लोब कर रहा हूं, तो लोब मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं पहले तो आपको। तो देखो, जो लोब जिस बोन के पीछे आ जाएगा उसका वही नाम रख देना। ये मेरी पैराइटल बोन है, इस बोन का नाम क्या है? सॉरी, फ्रंटल बोन है। तो इसके पीछे, इस बोन के पीछे सेरिब्रम का जो हिस्सा आएगा उसको नाम दे दूंगा मैं फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रम। यानी फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रम इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड फ्रंटल बोन ऑफ क्रेनियम। ऐसे ये बोन क्या है आपकी? पैराइटल बोन। तो इनके नीचे जो सेरिब्रम का हिस्सा आएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा आएगा, उसको हम बोलेंगे पैराइटल लोब। ये हड्डी कौन सी आपकी साइड में जहां पर आपका कान है? टेम्पोरल बोन। इसके नीचे सेरिब्रम का जो पार्ट आएगा उसको हम बोलेंगे टेम्पोरल लोब। ये बोन कौन सी आपकी? ऑक्सीपिटल। इसके नीचे सेरिब्रम का जो हिस्सा आएगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीपिटल लोब। तो देखो, ये आपका सेरिब्रम है, तो बीच में ये दरार थी, देखो ये दरार, मैं आपको दरार बता देता हूं बार बार। ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये इस दरार को मैंने यहां बना दिया लॉन्गिट्यूडनल फिशर। तो आपको इस सेक्शन से सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 थे ना, राइट, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और ये लेफ्ट, तो हर एक में 2-2 पार्ट हो जाएंगे। देखो, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, क्योंकि ये आपकी फोरहेड की बोन के पीछे है। फिर आ जाएगा पैराइटल लोब, पैराइटल लोब, ये फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब, और पीछे आ जाएगा ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। चलो, ये मैंने ऐसे काटा सर को, आपके ब्रेन को। अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखो, अब मैं इसको साइड से काट रहा हूं, इधर मुंह कर लेता हूं। तो पहले क्या मिलेगा आपको? फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रम, फिर देखो फ्रंटल लोब, फिर पैराइटल लोब, फिर पीछे ऑक्सीपिटल लोब, और पैराइटल के नीचे
ये टेम्पोरल बोन के पीछे जो होगा उसका नाम दे दिया टेम्पोरल लोब। तो 4 लोब हुए कि नहीं हुए? ये 4 लोब बनने के लिए आप में 3 फिशर होते हैं बेटा। ये होता है सेंट्रल सल्कस, फिशर सल्कस एक ही बात है, यानी यहां पर जो दरार है वो फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से अलग कर रहा है। लो मैं खींच ही देता हूं, लो ये क्या है आपका सेंट्रल सल्कस, और ये क्या हो जाएगा आपका पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, और यहां पे क्या हो जाएगा ये लेटरल सल्कस। यानी 3 सल्कस ने आपके सेरिब्रम को कितने लोब में डिवाइड कर दिया बेटा? 4, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब। तो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में क्या है? सेंट्रल सल्कस। पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में क्या है? पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। और पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब के बीच में क्या है? लेटरल सल्कस। ये चश्मे की स्टिक है ना, ऐसा साइड में होता है ना लेटरल, इसलिए इसको बोलते हैं लेटरल सल्कस। चलो और अच्छा डायग्राम देखो जो रियलिटी में आपको ये सब बताएगा कि ये कहानी का माजरा क्या है। आज हम वो कहानी समझने की पूरी कोशिश करते हैं, समझे मेरे प्यारे बच्चों? डायग्राम ब्लर तो नहीं हो रहा है बेटा? बोलो बेटा। सर हो रहा है क्या? कौन कौन है? स्वाति, सुमित, श्रेया, प्रभा, श्रेया, वेरी, श्रद्धा पाटिल। श्रद्धा पाटिल समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। और श्रद्धा पाटिल ऑफिस से आपको फोन जाता है बेटा, फोन नहीं उठाते हो, मैंने सुना है मैनेजमेंट की कंप्लेन है, सही बात है क्या ये? बेटा बात करो, फोन आए तो उस पर बात करो। प्राजक्ता क्लियर है? यस सर। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है? हाँ। ऑफलाइन में तो प्राजक्ता बोल भी नहीं रही थी, मुझे लगा पता नहीं ये समझ भी पाएगी कि नहीं समझ पाएगी, लेकिन देखो अभी बराबर बात कर रही है। तो कभी भी डॉक्टर बनने वाले लोगों को हेजिटेट नहीं होना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। कृष्णाली बेटा तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि तुम आती आती जाती जाती रहती हो, सोचती हो भार्गव सर का लेक्चर करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, पर कुछ दिन करोगे तो आपको आदत लग जाएगी, फिर आपको करना ही पड़ेगा। डिम्पू नेटवर्क प्रॉब्लम आता है कभी कभी। कुछ नहीं, घर पे एक टावर लगवा लो अंबानी जी से बोल के मेरी बातों का बुरा तो नहीं मानते हो? नो सर। क्योंकि अगर मान भी जाओगे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, मानते रहो। हाँ आलोक क्या कह रहे हो बेटा? सर मेरे घर में मेरी कोई नहीं सुनता, उनके पास भी दिमाग ही नहीं है आलोक सेम ईयर, सेम ईयर, अब तो पार्टी बनती है आलोक, सेम ईयर। मेरा भी वही रोना है, मेरे घर में भी मेरी कोई नहीं सुनता, उनके पास सेरिब्रम ही नहीं है। क्या मेडिकल जवाब दिया आलोक तुमने, लेकिन वो समझेंगे भी नहीं। अगर मैं घर वालों को समझाऊं इस तरीके से साइंटिफिकली तो उनको समझ ही नहीं आएगा ना, लेकिन आलोक की भावनाओं को मैं समझ गया, और हम तुम आज से पक्के दोस्त, क्योंकि सेम सेम कंडीशन। मेरी भी कोई नहीं सुनता, कितना भी अच्छा बोलूं ऐसा करना है, ऐसा प्लान करना, मैं कहो अपना काम करो, मास्टर गिरी करते रहो, पढ़ाते रहो। लोगों को तो पता नहीं मास्टर बनने से तकलीफ क्यों होती है, मतलब मास्टर बन गया तो छोटा आदमी हो गया, मास्टर बन के रहो आप जाओ। मास्टर बनने के लिए भी एक क्वालिटी चाहिए, हर कोई आपके सामने खड़ा हो सकता है क्या? चलो ठीक है, कुछ बच्चों के सामने आप हो भी गए, बाहर जो क्राउड रहता है इंटेलिजेंट बच्चों का, जो एम्स की तैयारी करते हैं, वहां हर कोई खड़ा हो पाएगा क्या? खड़े होने के लिए आपको ये बहुत चाहिए नहीं, आपको इतना धोएंगे बच्चे, इतनी इंसल्ट करते हैं कि पानी पानी कर देते हैं टीचर को। तो पहले अपने आप को इतना स्ट्रांग करो कि आप जहां खड़े हो लोग आपको सजदा करें कुछ ज्यादा ही हो गया क्यों? चलो चलता है। चलो मैंने आपका सेरिब्रम निकाल लिया, आज हम क्या करते हैं, कृष्णाली का सेरिब्रम निकाल लें। परमिशन दे रही हो निकाल लूं आपका सेरिब्रम? यस सर। ये निकाल लिया मैंने, बोर्ड पर रख दिया। ये पूरा एक होता है, ये लाइना माइना भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये भेजा होता है, जो नॉनवेज खाते हैं वो इसी भेजा को फ्राई करके खा जाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं। ये है आपका भेजा। हालांकि ब्रेन तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो 70% पार्ट है, मोर देन 70% पार्ट है, वो अकेले किसने बना दिया? सेरिब्रम ने बना दिया। डायनसेफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये तो बेटा 30% से कम हिस्से में भी आ जाएगा। तो ब्रेन मतलब आप राउंड फिगर में बोल सकते हो सेरिब्रम, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। तो देखो जरा, मैं ऐसे खड़ा हूं, यानी ये भेजा का मुंह भी इधर होगा, जिसका मैंने ये भेजा निकाला वो आदमी इधर देख रहा है, इधर।
समझ गए ना। तो इधर मेरी फ्रंटल बोन है, देखो इधर, तो ये सेरिब्रम का कौन सा लोब हो जाएगा, फ्रंटल लोब। उसके बाद ये कौन सी बोन आएगी बेटा साइड में मेरी, पैराइटल बोन। इसके नीचे जो सेरिब्रम का पार्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, पैराइटल लोब। और ये पीछे कौन सी बोन होती है आपकी, ये पीछे ऑक्सीपिटल बोन। इसके पीछे जो हिस्सा आ रहा है सेरिब्रम का उसको बोलेंगे ऑक्सीपिटल लोब। और ये साइड में पैराइटल के नीचे एक बोन और है आपकी, कौन सी बोन है बेटा, ये टेम्पोरल। तो टेम्पोरल बोन को आप निकाल के हटाओगे तो आपको सेरिब्रम का जो पार्ट दिखेगा उसको क्या बोल देना, टेम्पोरल लोब। यानी मैंने सेरिब्रम के कितने लोब कर दिए बेटा, कितने कर दिए, 4। 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये 4 कंपार्टमेंट बनाने के लिए मुझे दीवार नहीं बनाना पड़ेगी। आपको अगर कमरे कमरे में सेपरेशन करना है तो बीच में दीवार होगी कि नहीं होगी। मैं उन दीवारों के नाम अब लिख रहा हूं बेटा व्हाइट कलर से। फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब के बीच में ये दीवार है ना, इस दीवार को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल सल्कस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सेंट्रल सल्कस। सिर्फ मैं सेंट्रल एस लिख दूं क्या चलेगा। ये पता है कहां पे होगा आपके, देखो प्रैक्टिकली ये होगा यहां पर, यहां पर, ये यहां पर होगा बेटा, जहां पर लड़कियां हेड लगाती है ना, ईयर बैंड लगाते हो ना आप, समझ गए ना। ये यहां पर कौन सा सल्कस है आपका, जल्दी बोलो मुझे प्रैक्टिकली। सेंट्रल। सेंट्रल क्या, सल्कस। यानी सेंट्रल सल्कस सेपरेट्स फ्रंटल लोब फ्रॉम पैराइटल लोब। तो एक दीवार जिसका नाम है सेंट्रल सल्कस, ये आपके यहाँ के बीच बीच में आ रही है ना, लगभग देखो बीच में, उसको बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। ये आपके फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से अलग करने का काम करता है। तो इस व्हाइट कलर को मैं इसको भी व्हाइट से ही बना देता हूं ना, लो जैसा बोलूंगा वैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया। ये व्हाइट लाइन का नाम क्या हो गया, सेंट्रल सल्कस। ठीक है। अब ये कौन सा लोब है आपका, पैराइटल। और पीछे वाला लोब कौन सा है, ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल। इन दोनों के बीच में भी एक लाइन होगी जिसको बनाता हूं मैं पर्पल कलर से। देखो ये जो दीवार है, ये जो ग्रूव है, ये जो सल्कस या फिशर है, ये किसको किससे अलग कर रहा है, पैराइटल लोब को ऑक्सीपिटल से अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस सर। तो इसका नाम हम कैसे बनाएंगे, पैराइटल पैराइटो ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल सल्कस। जो लोब है उसी की बेस पर इसका नाम रख दो, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। सल्कस। ये पता है कहां पे होगा आपके, देखो यहां पर, ये रहा, दिख रहा है, ये समझ गए ना। इसके पीछे क्या आ जाएगा, ऑक्सीपिटल लोब, और इसके आगे क्या है आपका, पैराइटल लोब। तो समझ गए, ये प्रैक्टिकली समझ गए कहां पे होगा ये लोकेशन। यस सर। वेरी गुड। अब देखो जरा, तीसरा सल्कस हम बनाएंगे रेड कलर से बनाएंगे, या ग्रीन से बनाते, ग्रीन दिखेगा थोड़ा सा। देखो ये रहा बेटा तीसरी दीवार आपकी, ये रही तीसरी दीवार। तो अगर आप ऐसे खड़े हो तो मेरी चश्मे की जो स्टिक है ना, स्पेक्स की जो स्टिक है, वही तो है ये। तो ये यहां पर होता है, लेटरल साइड में होता है, तो उसका नाम होता है बेटा लेटरल सल्कस। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल सल्कस। ये किसको किससे अलग कर रहा है, पैराइटल लोब को टेम्पोरल लोब से। तो ये होगा बेटा यहां पर, देखो यहां पर चश्मे की डंडी को मान लो, ये कौन सा है मेरा, लेटरल सल्कस, जो पैराइटल लोब को टेम्पोरल लोब से अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये सेंट्रल सर्कस। और ये पैरा ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल। पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। 3 दीवार ले 4 लोब बना दिए, दीवार 1 2 3 और कमरे 4, 1 2 3 4। बस इन्हीं कमरों में आपके बॉडी के जितने भी सेंटर्स हैं वो यहीं पर है। और ये सेरिब्रम का पता कौन सा पार्ट है, बाहर वाला कॉर्टेक्स, ग्रे मैटर। क्योंकि व्हाइट मैटर में सेंटर ना के बराबर होते हैं, मेनली सेंटर कहां पे होते हैं, ग्रे मैटर में। तो ये ग्रे मैटर है, इसलिए बुक्स में लिखा होता है बार बार सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब समझ गए एनसीईआरटी में क्यों लिखा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि वो ग्रे मैटर की बात कर रहा है। तो इनमें आपके सेंटर होते हैं बेटा। अब सेंटर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा डायग्राम को छोटा करता हूं और आप नोटबुक में लिखते चलना। मैं व्हाइट कलर से इस्तेमाल करूंगा। तो फ्रंटल लोब में कौन कौन से सेंटर हैं आपके, तो पहला सेंटर हो जाएगा बेटा इसका, पता है क्या,
पहला वाला हो जाएगा जनरल मोटर एरिया। लिखो नोटबुक में अपने, जनरल मोटर एरिया। इसका ये सेंटर कहां पर है आपके सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में है बेटा। ये आगे वाला हिस्सा बहुत काम का है, बहुत काम का है। तो जनरल मोटर एरिया पता है क्या काम करता है? आपके बॉडी की जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। जनरल मोटर एरिया ऑफ फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ योर ब्रेन, ऑफ माय ब्रेन, ऑफ एवरी वंस ब्रेन। समझे क्या बोल गया मैं? इतना लंबा लंबा सेंटेंस क्यों कामाक्षी? समझ में आ रहा है बेटा डबल से? खदीजा? यस सर। चलो, तो आपके फ्रंटल लोब में पहला सेंटर मैंने क्या बनाया? जनरल मोटर एरिया। देखो ये जो मैं हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा हूं, देखो मेरी इच्छा है। ये कहां से ऑर्डर आ रहा है मुझे? जल्दी बोलो, कहां से आ रहा है मुझे ये ऑर्डर? जनरल मोटर एरिया। जनरल मोटर एरिया ऑफ फ्रंटल लोब। फ्रंटल। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आपका सिर टकरा गया और ये एरिया डैमेज हो गया तो आप ऐसे ऐसे कर पाओगे क्या? नहीं सर। आपकी बॉडी को लकवा मार जाएगा, आपको पैरालिसिस हो जाएगा। सुना होगा ना, एक्सीडेंट में उसका सिर टकराया और उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई, ये हिस्सा टकरा गया। तो अभी जो आप ऐसे ऐसे डांस करते हो, स्टेप स्टेप करते हो, फिर ये सब ऐसे ऐसे हो पाएगा क्या? फिर लटक जाएंगे हाथ ऐसे ऐसे। इसलिए ड्राइव करते समय हेलमेट प्रॉपरली लगाओ, क्योंकि ये हिस्सा आगे की तरफ है, ये डैमेज हो गया तो जिंदगी में कभी कत्तक नहीं कर पाओगे। समझ गए? दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है बेटा प्री मोटर एरिया। आर लगा दूं, थोड़ा सा हिंट मिल जाएगी आपको। प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया भी कहां पर होता है बेटा? फ्रंटल लोब में होता है। ये क्या काम करता है? ये आपके बॉडी की जितनी भी इनवॉलंटरी मूवमेंट है जिस पर आपका कमांड नहीं है उनको रेगुलेट करता है। कौन? प्री मोटर एरिया। समझ गया ना? देखा जाए तो जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट है और इनवॉलंटरी मूवमेंट है वो कहां से रेगुलेट हो रही है? आपके फ्रंटल लोब से हो रही है। तो जनरल मोटर एरिया रेगुलेट वॉलंटरी मूवमेंट, व्हाइल इनवॉलंटरी मूवमेंट इज रेगुलेटेड बाय प्री मोटर एरिया। दो एरिया हो गया खत्म। तीसरा देखो बेटा, तीसरा हो जाएगा हमारा ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया। शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि जगह कम है इसलिए। तीसरा क्या है? ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया, या कुछ लोग बोलते हैं ब्रोकाज एरिया या मोटर स्पीच एरिया भी बोलते हैं। ये भी कहां है? इसका सेंटर भी बेटा फ्रंटल लोब में है। देखो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं। ये मैं जो बोल रहा हूं ये मेरे किसके वजह से पॉसिबल है? ब्रोकाज एरिया या मोटर स्पीच एरिया के वजह से पॉसिबल है बेटा। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कोई पेपर देख के पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको? बोलो। नो सर। मैं कोई बुक देख के पढ़ा रहा हूं क्या? नहीं। नो सर। मेरे अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, मैं जो सोच रहा हूं उसी को मैं शब्दों का रूप दे रहा हूं, उसी को मैं बोलता चला जा रहा हूं। तो क्या काम होता है इसका? बोलना। कैसा वाला बोलना? बोलना तो कोई बोलता है कुछ भी करता है। मैं कैसा बोल रहा हूं? जो मेरे थॉट्स हैं उसको मैं स्पीच में कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी कन्वर्जन ऑफ थॉट्स इनटू स्पीच। मैं जो सोच रहा हूं मैं वही बोल रहा हूं, मैं कहीं से देख के नहीं बात कर रहा हूं। मेरे मन में जो विचार आते जा रहे हैं मैं उन्हीं को आपके सामने बोलता चला जा रहा हूं, बोलता चला जा रहा हूं। तो ये काम किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है बेटा? मेरे ब्रोकाज एरिया से या मोटर स्पीच एरिया से। अगर आपने मेरा ये एरिया खराब कर दिया तो मैं लगातार बोल नहीं पाऊंगा, मैं अटक अटक जाऊंगा, मुझे फिर देख देख के बोलना पड़ेगा। समझ गए ना? ये ऐसे लोग हकलाने लगते हैं, सर फीस अगले महीने दूंगा। मतलब इतने हकलाते हैं कि उतने में मेरी ट्रेन निकल जाए। एक दोस्त था मेरा, सच में ही था वो, इंदौर में। वो मेरे से बात कर रहा, सर सर, सर, सर उसे चाहिए थी मेरी बाइक कि सर आप घर जा रहे हो, ग्वालियर जा रहे हो तो अपनी बाइक मुझे दे के जाओ। तो मैं चलाता रहूंगा। दोस्त था तो स्टेशन पे आया,
सर 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 इतने में ट्रेन हॉर्न मार रही, नहीं जल्दी बोल ट्रेन निकलने वाली है। तेरे साथ में मेरी ट्रेन निकल जाएगी। सर 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 अपनी बाइक की चाबी दे दो। चलती ट्रेन में चाबी फेंक दी, ले बेटा चला। तू भी क्या याद रखेगा किन सर से पाला पड़ा था। मतलब वो बात ही नहीं बोल पा रहा। सर चाबी, ऐसे हो जाते हैं ऐसे लोग। तो आप सबका ये एरिया ठीक ठाक है कि नहीं? आप चुप हो गए सब लोग। सबका ठीक है, और नहीं भी होगा तो ये मेडिकल प्रॉब्लम है, इसमें हमें कोई ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं करता हूं। जब मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं ना तो बहुत से शब्द मैं भी खा जाता हूं। मेरा कौन सा ये एरिया अच्छा है? लोग जो लोग बहुत अच्छे एंकर होते हैं, बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं ये एरिया बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत क्लियर बात करते हैं। मैं बोलता हूं बट कई जगह मैं भी सब शब्दों को खा जाता हूं, क्योंकि ये एरिया मेरा बहुत क्लियर नहीं है, तो बहुत फास्ट बोलता हूं। तो गड़बड़ हमसे भी हो सकती है, क्योंकि मेरा फॉल्ट नहीं है, कि ऊपर वाले ने थोड़ा सा फॉल्ट दिया होगा, ऐसा मान रहा हूं, हालांकि मुझे फॉल्ट नहीं है, लेकिन इसलिए कि मैं अपनी इंसल्ट पहले करता हूं ताकि किसी और की भी करूं तो उसे बुरा ना लगे। ठीक है, तो ब्रोकास मोटर एरिया आपको बोलने में मदद करेगा, और आप बिंदास मेरी तरह बोलते चले जाओगे बगैर किसी बुक को देखे, वरना ऐसे देखोगे इफ सर दिस इज नॉन एज कलेक्टिवली कलेक्टिवली कॉल्ड कॉल्ड, ऐसे करोगे। ठीक है, 3 एरिया हो गए बेटा। चौथा इंपॉर्टेंट एरिया होता है बेटा एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बेटा। 4 सेंटर में से चौथा क्या है आपका? एसोसिएशन एरिया। तो एसोसिएशन एरिया क्या काम करता है, मुझे इसके बारे में आपसे बात करनी है। मैं एक बात बोलूं इसके बारे में, आप अगर इंसान हो, अगर आप मनुष्य हो या जानवर से, जो भी आप में कुछ हटके स्पेशल है जो आपको जानवर से इंसान बनाता है, वो इसकी बदौलत है। किसकी बदौलत है? वो एसोसिएशन एरिया की बदौलत है। सुमित, समझ में आई ये बात? यस सर। सोचो हम क्या करते हैं, हम हमारी जो इंटेलिजेंसी है, जो हमारी ब्रिलियंसी है, जो हमारा आईक्यू है, जो हमारी विल पावर है, रीजनिंग, लर्निंग, चीजों को समझना, इमोशंस, मेमोरी, वो सब कहां से कंट्रोल होता है? एसोसिएशन एरिया ऑफ फ्रंटल लोब। आज मैंने आपको पढ़ाया, नीट के एग्जाम तक आपको याद रहेगा, ये मेमोरी कहां पे स्टोर होने वाली है? आपके फ्रंटल लोब के एसोसिएशन एरिया में स्टोर होने वाली है कि नहीं? आपकी याददाश्त कहां पे स्टोर हो रही है? यहां पे हो रही है, तभी तो आप करते हो सर। उस क्वेश्चन का जवाब क्या है? तो आपकी याददाश्त कहां पे हो रही है प्रथमेश? फ्रंटल लोब में हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। तो कभी भी बिना हेलमेट की गाड़ी मत चलाना। जिस दिन आपका सिर टकरा जाएगा तो आपकी याददाश्त भी तो चली जाएगी। फिर आप बोलोगे अपने पापा को, या बच्चे बोलेंगे अपनी मम्मा को, बोलेंगे आप कौन? बोलेंगे बेटा मैं तेरी माँ हूं। कौन माँ? बेटा ये घर तेरा है। हाँ मेरा है, पर तुम कौन हो? जो याददाश्त चली जाती है ना कई लोगों की, वो इस वजह से जाती बेटा, इस वजह से। तो अपने सिर के अगले हिस्से को तो कम से कम, सिर अगर कोई बोले मुझसे ऊपर वाला कि सिर तो टकराना ही है, तो मैं बोलूंगा ये साइड से टकरा जा, साइड से, सामने से नहीं टकराना चाहिए। सामने से टकराने से आपको बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। तो अपने फ्रंटल लोब को बचा के रखना बेटा। कभी भी डायरेक्ट आपका एक्सीडेंट होता है और आपको थोड़ा भी ध्यान है, सर नहीं पड़ाया था, तो अपना हाथ बीच में ला दो, तो आपका सिर आपके हाथ से टकरा जाएगा, आप बच जाओगे। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं डंके की चोट पे सही बात करता हूं। अगर आपको लग रहा है मेरा सिर टकराने वाला है, तो अपने हाथ कर दो आगे, ताकि आपका सिर हाथ पे टकराएगा, उंगलियों से खून निकल आएगा। कोई बात नहीं, खून तो मैं भी दे दूंगा बाद में आपको, लेकिन जब ये डैमेज हो गया तो आप सर को नहीं पहचानोगे। तू कौन? कब पढ़ाया तूने मुझे? अरे मैं सर हूं, मेरा रिस्पेक्ट कर। कौन सा सर? ऐसी बातें करने लगते हैं बच्चे। सो प्लीज श्रद्धा पाटिल, हमेशा इस पार्ट को डैमेज होने से आज के बाद पूरी जिंदगी भर कोशिश करोगी कि नहीं करोगी? सबको करना चाहिए। करूंगी ना सर। लेकिन जब गिरते हैं आदमी तो कुछ ध्यान नहीं रहता है, जैसा टकराना होता है वैसा टकरा जाता है। ये तो सब बोलने की बातें हैं।
चलो फ्रंटल लोब में कोई दिक्कत है किसी को? खत्म हो गया, मतलब इंसान की इंसानियत इससे थी, फ्रंटल लोब से। अब है दूसरा आपका पैराइटल लोब, मतलब साइड में जो हिस्सा आता है, इधर भी और इधर भी, क्योंकि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, तो एक पैराइटल लोब इधर आएगा और एक इधर भी तो आएगा। तो इसमें एक सेंटर होता है बेटा, मैं कलर चेंज करूंगा यहाँ पर, इसमें होगा ग्रीन कलर लेता हूं मैं, इसमें आपका होगा सोमैटोसेंसरी, सोमैटोसेंसरी एरिया, या इसको बोलते हैं सोमैटोस्थेटिक एरिया। आप तो याद रखो सोमैटोसेंसरी। और दूसरा एरिया इसमें होता है बेटा गस्टेटरी एरिया। दो एरिया है बेटा, एक और ये दो। पैराइटल लोब में दो एरिया हैं आपके, एक तो सोमैटोसेंसरी और दूसरा है टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर को मैंने नाम दे दिया गस्टेटरी एरिया। आपको अगर तकलीफ होती है इसको लिखने में, समझने में, तो आप गस्टेटरी एरिया की जगह टेस्ट एरिया भी लिख सकते हो, बिल्कुल चलेगा। आगे चलूं, देखो अब जो सोमैटो सेंसरी, उसका नाम क्या है? देखो सोमैटो मतलब सोमा मतलब बॉडी, सेंसरी मतलब सेंस। तो जो आप टच करते हो, बोलते हो ना ये टच किया, बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं, ये टच किया। तो ये टच कहां पे जाएगा? आपने अगर मुझे हाथ पे यहाँ पे टच किया तो ये टच +35 के फॉर्म में जाएगा और मेरे ब्रेन के सोमैटोसेंसरी एरिया में जाएगा, पैराइटल लोब के, और मुझे फील होगा कि मुझे किसी ने कुछ छुआ, मुझे छूने का एहसास होगा। तो ये टच, पेन, ये पेन हो गया, गर्मी, सर्दी, टेम्परेचर, ये सब टच के ही फॉर्म नहीं है क्या? मैंने टच बोल के सबको नहीं बोल दिया एक साथ। यानी ये क्या करेगा? परसेप्शन ऑफ जनरल सेंस सच एज टच, पेन, हीट, कोल्ड, ये सब आप में कहां जाने वाले बेटा? सोमैटोसेंसरी एरिया ऑफ पैराइटल लोब। अगर मैंने इस हिस्से को खराब कर दिया तो आपको किसी के टच का एहसास होगा? होगा क्या? नहीं होगा आपको। और यहाँ पर टेस्ट सेंटर भी है, गस्टेटरी एरिया मतलब टेस्ट सेंटर। आपने खाना खाया, स्वाद लिया आपने जीभ से, जीवान से, टंग से, और ये स्वाद अल्टीमेटली कहां पे जाएगा? आपके ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पैराइटल लोब में जाएगा, यहां पर। और आपको फील होगा कि आपने खट्टा खाया, मीठा खाया, जैसा भी खाया। समझ गए? तो अगर ये सेंटर खराब हो गया तो आपको कभी टेस्ट का सेंस आएगा? आप लड़ोगे घर में, बहू ने आज नमक नहीं डाला, आज मिर्च नहीं डाली, ये तो कुछ आता ही नहीं है बनाना। कई बुढ़े लोग चिल्लाने लगते ना, बेटे की जो वाइफ होती है उस पर चिल्लाते ना, तुझे खाना बनाना नहीं आता है। सही बात तो ये कि कई बार बुढ़ों का ये ही खराब हो जाता है, उनको स्वाद आता ही नहीं है। गलती उनकी, लेकिन बेचारे सुनना किसको पड़ता है? उनके बेटी बेटे को सुनना पड़ता है। तो ऐसे लोगों में गलती उनकी भी नहीं है बेटा, उनको टेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी ड्यूरिंग एजिंग ये सेंटर कहीं ना कहीं वीक हो गया होगा। तो टेस्ट और टच, इन दोनों के सेंस कहां पे आएंगे आपको? ब्रेन के ये। तो अगर आपने मुझे यहाँ पे हैमर से मार दिया तो सर को टच फील नहीं होगा और स्वाद नहीं आएगा। अगला कौन सा है आपका? ऑक्सीपिटल लोब। ये यहां पर एक ही सेंटर है बेटा, विजन, नजरों का, देखने का, साइट। आप आंखों से देखते हो, आंखों से देखते हो, और आंखों से जो ऑप्टिक नर्व है वो आपकी इमेज को लेके कहां पे जाती है? ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम। और वहां पर एनालिसिस होता है कि आपने कुछ देखा, अच्छा देखा, बुरा देखा, जो भी देखा, बट देखा। तो अगर आप किसी के सिर में पीछे से हथौड़ा मार दोगे तो वो अंधा हो सकता है क्या? हाँ सर। एक केस था, एक बच्चा उल्टा गिरा सीढ़ियों से, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर तुरंत समझ गया होगा उसका कौन सा पार्ट डैमेज हो गया। ये उसकी आंखें सही थी, खून भी नहीं निकला, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चलेगी, वो अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया, क्योंकि जब उल्टा गिरा तो उसका ये पार्ट डैमेज हो गया होगा। समझे बेटा? तो कितना बच के चलना है आपको, लाइफ जीना है तो लाइफ में कितने टेंशन है। अगर आपको मैंने हैमर से पीछे मार दिया तो आपके आंखों की रोशनी चली जाएगी, आप अंधे हो जाओगे, क्योंकि आंखों से देखा, पर इसकी इमेज का जो एनालिसिस है वो कहां पे होता है? ऑक्सीपिटल लोब में होता है। अब
एक और क्या बच गया अपना, टेम्पोरल लोब। ये कहां पे होगा आपके, यहां पर बोले तो इस तरफ, यहां पर, यानी सेरिब्रम के टेम्पोरल पार्ट में होगा, ये टेम्पोरल लोब में होगा। यहां पर सेंटर याद करना आसान है। देखो यहां पर नोज आपकी वर्टिकली, आपकी नाक खड़ी है ना यहाँ पर, यहाँ के बाद नाक होगी हॉरिजॉन्टली, तो जो आप सूंघते हो वो यहीं कहीं कहाँ चल जाता है, टेम्पोरल लोब में। आपके कान तो खुद ही टेम्पोरल बोन में बेटा, तो आप जो सुनते हो, जो हियरिंग करते हो, वो हियरिंग का सेंस यहीं कहीं कहाँ चला जाता है, टेम्पोरल लोब में। तो यहाँ पे ये सेंटर तो बहुत ही क्लियर आपको समझ में आ सकते हैं बेटा, कौन कौन से, हियरिंग सेंटर, सुनने का सेंटर कहां पर है, टेम्पोरल लोब। अगर मैंने यहां पर ये एरिया खराब कर दिया तो आप चिल्लाते रहना, क्या सर, हाँ हाँ, आपको सुनाई नहीं देगा, आप बहरे हो जाओगे, डीफ हो जाओगे, डीफ, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अच्छा यहीं पर क्या होता है बेटा, स्मेल सेंटर, ऑल फैक्टरी सेंटर भी बोलते हैं उसको, सूंघने का केंद्र होता है। आप नाक से स्मेल को परसीव करते हो और वो स्मेल नाक से कहां चली जाएगी, आपकी ऑल फैक्टरी नर्व से टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रम, और यहां पर एनालिसिस होगा कि आपने क्या सूंघा, अच्छा सूंघा, बुरा सूंघा, डीओ की स्मेल थी या सड़ी गली चीजों की स्मेल थी, वो सब यहां पे होता है। अगर ये सेंटर खराब कर दिया तो कभी भी आपको स्मेल का पता नहीं चल पाएगा। फिर चाहे आपके सामने कितने भी शानदार पकवान बनते रहे, मिठाई बनते रहे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सुनने का और सूंघने का सेंटर टेम्पोरल में। दूसरा यहाँ पे एक और होता है बेटा, वर्निक एरिया, वर्निक एरिया, इसको हम बोलते हैं सेंसरी स्पीच एरिया। क्या बोलते हैं इसको, सेंसरी स्पीच एरिया। जबकि ब्रोकाज वाला क्या था, मोटर स्पीच एरिया था। मोटर स्पीच एरिया या ब्रोकाज एरिया, या मैंने दोनों को मिलाकर बना दिया ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया, ये बोलने में मदद करता था। ये क्या है बेटा आपका, सेंसरी स्पीच एरिया। सोचो, सेंसरी स्पीच एरिया। श्रद्धा पाटिल, सोचो इसके नाम से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, वसुंधरा। सर जो आगे वाला बोलता है उसको सेंस कर। सर जो यस और नो के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो करता। नहीं नहीं, वसुंधरा तुम बता पाओगी, सुमित, सुमित बेटा, सर मैं बताऊं, कौन, यस, नहीं यस तुम नहीं, डिम्पल, डिम्पल, यस नो बोलते चलो बेटा, आता है तो बोलते चलो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। गौरव, सर नहीं आता। गौरव, गौरव उकाड़े बेटा, बता सकते हो उसका जवाब, सेंसरी स्पीच एरिया का मतलब क्या होना चाहिए गौरव, मुझे सुन पा रहे हो तुम, गौरव ने सुन भी लिया होगा तो बोलता है मैं क्यों बोलूं, पहला दिन है, थोड़ी सी शर्म आती है। गौरव हम भी कभी बच्चे थे, हमको सब पता है बच्चे के मन में क्या क्या चलता रहता है। अब तो बता दो यार, मैंने अंदर की बात बता दी, इसका जवाब दे सकते हो गौरव। गौरव कह रहा है मैं तो सर बोलूंगा ही नहीं। सर अब सेंस को रिकॉग्नाइज, क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ बेटा, रिकॉग्नाइजिंग द सेंस टचिंग। एक तो तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आती, बहुत फास्ट बोलते हो, धीमे धीमे बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा, मेरे भी कान थोड़े खराब होते जा रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ मैं भी, पता है मुझे बहुत डर लगता है बुढ़ापे से, जब बुढ़ा हो जाऊंगा तो कम दिखाई देगा, कम सुनाई देगा, टेस्ट भी नहीं आएगा, तो कैसा लगेगा सोचो यार, सोच कर ही डर लगता है। मतलब ऐसा लगता है कोई ऐसी दवाई मिल जाए कि मैं कभी बुढ़ा ही नहीं हूँ। आप लोग डॉक्टर बनकर ऐसी कोई दवाई बनाओ तो पहले मुझे दोगे कि खुद ही खा लोगे? सर तुम बाढ़ में जाओ, पहले मैं ही खाता हूँ। अगर ऐसा कुछ करो, ऐसा कोई डिस्कवरीज करो तो प्लीज, मुझे ओल्ड स्टेज से बहुत डर लगता है, मेरी 40 साल एज हो गई, पर मुझे लगता है ऐसा नहीं हो कभी कोई चिल्ला रहा अपन सुन ही नहीं पा रहा है तो कितना अजीब लगेगा ना, मुझे वो फीलिंग्स में नहीं जीना है यार। देखो क्या करता है ये सेंसरी स्पीच एरिया, ये क्या काम करता है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन करता है, ये अंडरस्टैंडिंग राइटिंग वर्ड्स। जैसे आप किताबों में पढ़ते हो ना, इसमें क्या लिखा है
तो कई लोग बोलते हैं सर बहुत टफ लैंग्वेज है, कई लोगों को समझ में आ जाती है। तो इसमें जो लिखा हुआ है उसको अगर मैं समझ रहा हूं तो ये भी किस पे डिपेंड करता है, वर्निक एरिया पे करता है। इसको बोलते हैं सेंसरी स्पीच एरिया। ये क्या काम करता है, लिखी और सुनी हुई चीजों को समझने में मदद करता है। जैसे मैंने एक लेक्चर लिया, कई बच्चों को समझ में आ गया, कईयों को नहीं आया। कई बोले सर बहुत अच्छा पढ़ाया, कई बोलते सर पता नहीं क्या पढ़ाया, समझ भी नहीं आया। तो ये मेरी गलती है क्या? अगर मेरी गलती होती तो किसी को भी समझ में नहीं आता। कुछ को आया, उनका वर्निक एरिया अच्छा था, और जिनको नहीं आया तो मेरा कसूर नहीं है बेटा, ये उसके वर्निक एरिया की दिक्कत है। बोलो आप लोगों को मेरा पढ़ाया आज का समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। आप सबका वर्निक एरिया बहुत अच्छा है। चलो ये तो मजाक की बात थी। ये जो लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग राइटिंग वर्ड्स, उनको समझना, या लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इसको बोल सकते हैं, ये सब काम इसका होता है। ठीक है, तो ये आपका सेरिब्रम हो गया। उसके अंदर वेंट्रिकल थे, कॉर्डल प्लेक्सस थे, मैं पहले ही बता चुका था। मैंने उसके लोब्स कर दिए, किस लोब में कौन सा सेंटर होता है। अच्छा, टेम्पोरल लोब के पीछे एक और लोब होता है जो बाहर से दिखेगा नहीं बेटा, इंसुला। सिर्फ नाम कह के छोड़ रहा हूं ताकि किसी बुक में आपको इंसुला नाम आए तो आप ये मत सोचना कि मैंने ये नाम सुना नहीं है। भार्गव सर ने पढ़ाया तो कोई पॉइंट आपका बगैर सुना हुआ तो कम से कम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपकी कहानी थी। मैंने हर तरीके से तोड़ के बताया, हर तरीके से आपको ये सब तोड़ के दिखाया, सब तरीके से। देखो ये तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम का भी बहुत बड़ा रोल होता है मेरे पढ़ाने में। सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब, मिड ब्रेन, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, इस छड़ी को अगर आप पढ़ लोगे तो ये सब आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट पार्ट है ये, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। रुको जरा, मैं इसको अच्छे से सेट करके देता हूं आपको। चलिए बेटा ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? अब मुझे अलविदा कहने का। हाँ प्रथमेश जी क्या कह रहे हैं बेटा? सर अल्कोहल कंज्यूमशन से कौन सा पार्ट डैमेज होता है? सेरिबेलम। मत वेट करो, सॉरी वेट करो, ये जो आपका सेरिबेलम है ना बेटा, ये शराब पीने से ये हिस्सा अफेक्टेड होता है, जिससे आप बोलते हो ना वाह ऐसे ये चक्कर वक्कर आते हैं आपको, ऑटो में नाली में गिर जाते हैं बहुत से लोग, सुबह पड़े मिलते हैं नाली के अंदर। क्यों? ये पार्ट अफेक्टेड हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए लास्ट कमेंट लेता हूं मैं आपसे। यस पाटिल, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? सर वर्निक एरिया और सेंसरी स्पीच एरिया एक ही है ना? क्या? वर्निक एरिया और सेंसरी स्पीच एरिया। यस एक ही बात है, एक ही बात है। यस पाटिल। ओके आलोक भाई। समझा सर। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे ऊपर प्रेशर है टॉप करने के लिए, ठीक है? काफी टाइम हो गया सेकंड आते आते, अभी टॉप का प्रेशर मैं क्रिएट कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, ठीक है डिंपल? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट टाइम तुम क्या करने वाली हो डिंपल? डीबी पे है। डिंपल 150 पार चाहिए मुझे अगली बार, ठीक है? हेलो यस सर। सर, हाँ डीपी पे है क्या इसका? क्या? डीपीपी डीपीपी है क्या? डीपीपी बच्चों को पहले चुप कराओ, नहीं नहीं नहीं, पहले बच्चों को चुप कराओ। कितने क्यूट बच्चे हैं, इनको भी बायोलॉजी पढ़ा दूं क्या मैं कल से? हाँ सुमित अब बोलो। डीपीपी कमेंट आ गया क्या? ठीक है, तो क्या बोल रहा है सुमित, डीपीपी चाहिए क्या? हाँ मिल जाएगी बेटा, डीपीपी चालू है। मैं बोलता हूँ कभी सुमित, हमारा दोनों का हो ही नहीं पा रहा है। हाँ मयूरी, कितने नंबर लाओगी टेस्ट में?
पल्लवी, प्राजक्ता, प्रथमेश। यस सर। तुम्हारा आंसर भी आगे चल के दूंगा, क्यों ऐसा हुआ था, लड़खड़ाते कदम कभी कभी संभलते रहे, बात करेंगे उसके ऊपर। इकरा, इकरा समझा कि नहीं समझा? यस सर। इतना लेट जवाब क्यों देती हैं आप? खदीजा, यस सर। श्रद्धा पाटिल, यस सर। मैनेजमेंट से कॉल आएगा, रिसीव कर लेना, ठीक। श्रेया वेरे, यस सर। ओके सर। एक ही बार यस सर बोल दो ना, दो दो बार क्या जरूरत है। श्रेया पवार, यस सर, समझा। नेक्स्ट टाइम सेकंड आने की गुस्ताखी मत करना, थर्ड आने की, ठीक है? नहीं सर। सुमित दौड़, सुमित भाई। सुमित तो बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरा सुमित का कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा था। वासु, यस सर। खाना नहीं खाया क्या आज? यस सर। क्यों नहीं खाया? नेक्स्ट टाइम कितने नंबर लाके दे रही हो वासु, जल्दी से बोलो मुझे, एक सर अच्छा वाला 180 कमिटमेंट। आउट ऑफ 180 का ट्राई करूंगी। क्या? आउट ऑफ का ट्राई करूंगी। देखो मजाक करने का टाइम नहीं है अभी, सीरियसली बोलो। सीरियसली सर। कर दिया, जो तुम बोलोगी वो कर दूंगा तुम्हारे लिए। यस पीस सर। से लेके पिज्जा से लेके जो तुमको चाहिए, मेडिकल की बुक्स भी तुमको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, एमबीबीएस का पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस दे दूंगा। तुमने जो बोला उस कमिटमेंट को ऑनेस्टली पूरा कर दो। चलो Yes. अभी मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल।